सीरीज में हम गुप्त काल तक कर चुके थे। आज गुप्तोत्तर काल देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 6ठी शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य पूर्णतः विभक्त हो गया। उत्तर भारत फिर अनेक राज्यों में बंट गया। इनमें निम्नलिखित शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ। किन शक्तियों का प्रादुर्भाव हुआ? वल्लभी में मैत्रक वंश, पंजाब में हुड़ों का शासन, कन्नौज में मौखरी का और मालवा में यशोवर्मन का। तो कन्नौज में किसका? मौखरी का। पंजाब में हुड़ों का, वल्लभी में मैत्रक वंश का और मालवा में यशोवर्धन। अब वर्धन वंश देखेंगे। इसी को कहते हैं पुष्यभूत वंश। इसमें पुष्यभूत क्या था? ये संस्थापक था। इसने थानेसर, हरियाणा का अम्बाला जिला है, में इस वंश की स्थापना किया। तो वर्धन वंश की स्थापना या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया? तो पुष्यभूति ने किया। अगला शासक हुआ इसका प्रभाकर वर्धन। यह वर्धन वंश की शक्ति और प्रतिष्ठा का संस्थापक था। अब प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक कन्या राज्यश्री उत्पन्न हुई। राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी नरेश ग्रहवर्मन से हुआ। अगला जो पुत्र है राज्यवर्धन, अपने पिता की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन गद्दी पर बैठा। इसी समय मालवा नरेश देवगुप्त ने ग्रहवर्मन की हत्या करके राजश्री को कैद कर लिया। अब क्या हुआ? राज्यवर्धन ने देवगुप्त को पराजित कर दिया। किसको पराजित किया? देवगुप्त को। लेकिन देवगुप्त का जो मित्र था गौड़ शासक शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दिया। अब आते हैं हर्षवर्धन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हर्षवर्धन इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, यशस्वी सम्राट था। मात्र 16 वर्ष की आयु में इसने विकट परिस्थितियों में गद्दी पर बैठा। और क्या हुआ? अपने को राजपुत्र कहता था और स्वयं अपना नाम शीलादित्य रखा। तो ये आता है कि शीलादित्य किसकी उपाधि है? तो हर्षवर्धन। किस वंश से? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। हर्ष ने अपने आचार्य दिवाकर मित्र की सहायता से राजश्री को खोजा और हर्ष ने कन्नौज को राजधानी बनाया, जहाँ से उसने चारों ओर अपना प्रभुत्व फैलाया। हर्ष को पूर्वी भारत में गौड़ देश के शैव राजा शशांक से मुलाकात करना पड़ा। 619 ईस्वी में शशांक की मृत्यु हुई। तब से यह शत्रुता समाप्त हो गई। जो राज्यवर्धन को शशांक ने धोखे से हत्या किया था, तो उस शशांक को किसने मारा? हर्षवर्धन ने। दक्षिण की ओर हर्ष के अभियान को नर्मदा के किनारे चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने रोका और हर्ष को पराजित किया। तो ये प्रश्न बनता है कि हर्ष को किसने पराजित किया? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। अब इसमें हर्ष के जो समकालीन शासक थे उससे प्रश्न बनते हैं। पहला तो भास्कर वर्मा। ये भास्कर वर्मा के बारे में देखिए। ये कामरूप का शासक था। कहाँ का शासक था? कामरूप। अब भास्कर वर्मा वर्मन वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय ये कहाँ का था? ये चालुक्य वंश से था। इसकी राजधानी कर्नाटक के आधुनिक बीजापुर जिले के बादामी में थी। गौड़ नरेश शशांक इसका समकालीन था। इसकी राजधानी कर्ण सुवर्ण थी। यह कट्टर शैव शासक था। इसने बोधि वृक्ष कटवाए। ये सब प्रश्न बनते हैं इन लोगों के बारे में। ध्रुवसेन द्वितीय या वल्लभी गुजरात का शासक था। इसे हर्ष ने पराजित किया और बाद में हर्ष ने अपने पुत्री की शादी इससे कर दिया। ध्रुवसेन द्वितीय ने अपने पुत्री की शादी कर दिया। हेनसांग
ये चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्ष के काल में आता है और करता क्या है, वह नालंदा महाविहार बौद्ध विश्वविद्यालय है में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ एकत्रित करने के उद्देश्य से ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आता है। और कहता क्या है कि ह्वेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा। अब ह्वेनसांग के को यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि कहा गया। क्या क्या कहा गया? यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, वर्तमान शाक्य मुनि। हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को संरक्षण दिया। अब हर्ष के शासनकाल में 3 कर चलते थे। हिरण्य नगद कर, भाग कृषि उपज का 10वां भाग दिया जाता था। बलि, इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। साहित्य देखिए क्या था। साहित्य, हर्ष के दरबार में अनेक विद्वान रहते थे, जैसे बाणभट्ट, मयूर, मातंग दीवार। तो बहुत बार प्रश्न बना है कि बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो हर्ष के दरबार में। बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किया। मयूर ने सूर्य शतक की रचना किया। मयूर ने किसकी रचना किया? सूर्य शतक की। हर्ष ने स्वयं 3 नाटक क्या क्या लिखा? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागा नंद की रचना किया। महामोक्ष परिषद, ये क्या है? हर्ष प्रयाग में प्रत्येक 5वें वर्ष में महामोक्ष परिषद का आयोजन करवाता था। कहाँ कराता था? प्रयाग में। इसने प्रथम दिन बुद्ध की, दूसरे दिन सूर्य की, तीसरे दिन शिव की और चौथे दिन दान देता था और क्या करता था? चौथे दिन दान देता था। और ह्वेनसांग छठे परिषद में शामिल हुआ था। तो ये था प्रशासन। देखिए, पहली चीज़ तो हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया, लेकिन न तो वह कट्टर था, न ही पूरे देश का शासक। उसका राज्य कश्मीर को छोड़कर उत्तर भारत तक सीमित था। अब इसमें जो शब्दावली हैं उससे प्रश्न बनते हैं। महाराज या महासामंत क्या थे? तो हर्ष के अधीनस्थ शासक। सचिव या अमात्य किसे कहा जाता था? मंत्री परिषद के मंत्री को। भुक्ति, ये प्रांत होता था। उपरिक भुक्ति का प्रशासक। ग्रामा मच्छ पटलिक, ये क्या होते थे? ग्राम शासन का प्रधान। चाट या भाट, ये पुलिसकर्मी। दंडपसिक, ये दंडपसिक क्या थे? पुलिस विभाग और पुलिस विभाग का अधिकारी। दंडपासिक या दांडिक। बृंदेश्वर किसे कहा जाता था? अश्व सेना का अधिकारी। बलाधिकृत, पैदल सेना का अधिकारी कहा जाता था। नालंदा महाविहार, ये हर्ष के समय नालंदा महाविहार, जिसकी स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। महायान बौद्ध की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था और हर्ष के समय यहाँ कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। अब हर्षवर्धन के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी हैं, जैसे सिंहनाथ किसे कहा जाता था? मुख्य सेनापति को। और अवंती क्या होते थे? शांति एवं युद्ध का मंत्री। स्कंदगुप्त हाथी सेना का मुख्य अधिकारी। कुंतल अश्व सेना का प्रधान अधिकारी। तो आज गुप्तोत्तर काल समाप्त होता है। अब दक्षिण भारत के राजवंश, उत्तर भारत के राजवंश और संगम काल बचा है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।